किन परिस्थितियों में गायब हुए या फिर उनकी मौत हुई? आखिर क्यों कई जाने माने लोग उनकी मौत की खबर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? बात उन दिनों की है जब अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को उनके ही घर पर नजरबंद किया हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन के भेष में 14 खुफिया अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए न सिर्फ भारत से भागने में सफल रहे, बल्कि लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगाते हुए जापान पहुंच गए। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चला था। जापान को आत्मसमर्पण किए हुए अभी 3 दिन हुए थे। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का विमान ईंधन लेने के लिए ताइपे हवाई अड्डे पर रुका था। बताया जाता है कि दोबारा उड़ान भरते ही उनके विमान के इंजन का एक प्रोपेलर टूट गया और विमान नाक के बल सीधा जमीन से आ टकराया। बताया जाता है कि विमान के ईंधन की टंकी नेताजी के सर के ऊपर फट गई थी, जिससे उनके पूरे कपड़े तेल से भीग चुके थे। इस दौरान विमान ने आग पकड़ ली। इस हादसे में नेताजी पूरी तरह झुलस चुके थे। बताया जाता है कि उस समय घायल अवस्था में नेताजी ने कहा था कि मेरा अंत नजदीक है, भारत जाकर लोगों से कहो कि आजादी की लड़ाई जारी रखें। उसी रात लगभग 9 बजे नेताजी ने अपनी अंतिम सांसें ली और 20 अगस्त को नेताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के 25 दिन बाद हबीबुर रहमान नेताजी की अस्थियों को लेकर जापान पहुंचे। अगस्त 1945 में जब नेताजी की मृत्यु हुई, या यूं कहें कि उनकी मृत्यु की खबर फैलाई गई, उस समय नेताजी की पत्नी एमिली अपने वियना के फ्लैट में रसोई घर में अपनी माँ और बहन के साथ बैठी हुई ऊन के गोले बना रही थी। हमेशा की तरह वो रेडियो पर शाम का समाचार भी सुन रही थी। तभी उन्हें समाचार मिला कि सुभाष चंद्र बोस ताइपे में एक विमान दुर्घटना में मारे गए। उनकी माँ और बहन ने स्तब्ध होकर उनकी तरफ देखा। वो धीरे से उठी और बगल के शयन कक्ष में चली गई, जहाँ सुभाष चंद्र बोस की 2.5 साल की बेटी अनीता बोस गहरी नींद में सोई हुई थी। इस घटना के सालों बाद एमिली ने याद करते हुए बताया कि वो बिस्तर के बगल में घुटनों के बल बैठी और सुबक सुबक कर रोने लगी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस के साथ उस विमान में सवार हबीबुर रहमान ने पाकिस्तान से आकर शहनवाज समिति के सामने गवाही दी कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में मारे गए थे और उनके सामने ही उनका अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा तबका ये मानता रहा है कि सुभाष चंद्र बोस उस दुर्घटना से जीवित बच निकले थे और वे वहाँ से रूस चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि विमान दुर्घटना के समय ताइवान जापानियों के कब्जे में था। उसके बाद उस पर अमेरिकियों का कब्जा हो गया। दोनों ही देशों के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उस दिन वहाँ कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि 1991 के सोवियत विघटन के बाद एक सोवियत स्कॉलर ने मुझे बताया था कि नेताजी तो ताइवान गए ही नहीं थे, वो तो साइगोन से सीधे मंचूरिया आए थे, जहाँ उन्हें हमने गिरफ्तार किया था। बाद में स्टालिन ने उन्हें साइबेरिया की यकूत्स्क जेल में भिजवा दिया, जहाँ 1953 में उनकी मौत हो गई थी। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के स्टेनोग्राफर श्यामलाल जैन की शहनवाज जाट समिति के सामने दी गई गवाही का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। श्यामलाल जैन ने आयोग के सामने कहा था कि 1946 में उन्हें एक रात नेहरू जी का संदेश मिला कि वो उनसे तुरंत मिलने को आए। जैन के अनुसार नेहरू ने उन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के लिए एक पत्र डिक्टेट कराया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें स्टालिन, जो कि उस समय रूस के प्रधानमंत्री थे, का संदेश मिला है कि सुभाष बोस जीवित हैं और उनके कब्जे में हैं। स्टालिन बोस से इसलिए नाराज थे क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने उनके सबसे बड़े दुश्मन हिटलर के साथ हाथ मिलाया था। यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी की एक बात पे गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वो चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में मंत्री बने, तब उनके पास जापान से एक अनुरोध आया कि रिंकोजी मंदिर में सुभाष बोस की अस्थियां रखी हैं। आपको बता दें कि ये रिंकोजी मंदिर जापान में है। जापानी सरकार ने कहा कि आप ये अस्थियां ले जाइए, लेकिन उनकी एक शर्त है कि आप इनका डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में नेताजी पर एक पूरी फाइल को अपने सामने फड़वाया था। सुभाष चंद्र बोस की मौत पर इंडियाज बिगेस्ट कवर अप नाम की किताब लिखने वाले अनुज धर कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग की थी कि उन्हें वे दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं जिसमें सोवियत संघ में सुभाष बोस के होने की जांच की गई। अनुज धर बताते हैं कि पीएमओ ने उन्हें यह कहकर फाइल देने से इनकार कर दिया कि इससे विदेशी ताकतों से हमारे संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अनुज धर का मानना है कि विदेशी संबंध तो बस एक बहाना है, असली भूचाल तो देश के अंदर आएगा। हाल ही में कुछ गोपनीय दस्तावेजों के उजागर होने से ये बात सामने आई है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए सुभाष
चंद्र बोस के पिता, उनके चाचा और उनकी पत्नी एमिली की जासूसी कराते थे। सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, उन्हें क्या चिट्ठियां भेजी जाती हैं, इस सब पर खुफिया नजर रखी जाती थी। तो कहीं ना कहीं इससे ये स्पष्ट होता है कि जवाहरलाल नेहरू कहीं ना कहीं ये मानते थे कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं। माना यह भी जाता है कि प्लेन क्रैश की थ्योरी जापानी इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा फैलाई गई अफवाह थी, ताकि नेताजी को भागने में मदद हो सके। नेताजी के ड्राइवर और अंगरक्षक रह चुके कर्नल निजामुद्दीन हमेशा इस बात को मानते रहे हैं कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। वे दावा करते हैं कि वे नेताजी के साथ यूरोप और एशिया के देशों में गए थे। उनका कहना है कि सन 1947 में उन्होंने बर्मा की सितांग नदी के किनारे नेताजी को छोड़ा था और वो जापानी अफसरों के साथ चले गए थे। सन 1999 में नेताजी की मृत्यु का पता लगाने के लिए तीसरे आयोग का गठन किया गया। मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में बने इस आयोग को ताइवान सरकार ने ये बता दिया कि ताइवान की भूमि पर उस दिन कोई जहाज दुर्घटना नहीं हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की इस रिपोर्ट को बिना किसी ठोस कारण दिए खारिज कर दिया। नेताजी के बारे में एक बहुत बड़े वर्ग का ये मानना है कि वो फैजाबाद में गुमनामी बाबा के नाम से रहते थे। फैजाबाद से लेकर छत्तीसगढ़ तक नेताजी के होने के कई दावे किए जा चुके हैं। यहाँ गौर करने वाली एक बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सन 1925 से 1940 तक लिखे गए पत्रों की लिखावट गुमनामी बाबा के लिखे हुए पत्रों से मेल खाती है। यहाँ आपको बता दें कि आरएसएस के एक संघ प्रमुख ने भी बहुत ही सम्मानजनक भाषा में गुमनामी बाबा को पत्र लिखा था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी से लेकर मोरारजी देसाई तक भी गुमनामी बाबा से मिलने आते थे। अनुज धर का मानना है कि सन 1971 में बांग्लादेश के विभाजन के बाद उसके टूटने पर समझ में आ जाना चाहिए था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं। इसका कारण देते हुए वे कहते हैं कि बांग्लादेश के विभाजन की योजना बोस ने ही बनाई थी। अनुज धर ने अपनी जांच में ये पाया कि जिस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस का विमान क्रैश हुआ था उस जगह की फोटोएं वहां से मेल नहीं खाती हैं। गुमनामी बाबा की मौत 88 साल की उम्र में 1985 में हुई। बार बार ये मांग उठाई जाती रही है कि रसिया से सुभाष चंद्र बोस से जुड़े दस्तावेज निकलवाने चाहिए, लेकिन यहाँ गौर करने वाला पहलू यह है कि पहले भारत सरकार तो अपने पास रखे हुए दस्तावेज निकाले। जब गुमनामी बाबा के हैंडराइटिंग का मैच सुभाष चंद्र बोस के लिखे पत्रों के साथ कराया गया तो एक बहुत ही जाने माने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का यह कहना था कि एज ए राइटिंग एक्सपर्ट उनके 40 साल का एक्सपीरियंस बेकार है अगर ये दोनों ही हैंडराइटिंग एक आदमी की ना हो तो। जब गुमनामी बाबा से पूछा जाता था कि वो सामने क्यों नहीं आते तो वे कहते थे कि अगर मैं सामने आया तो ये देश हित में नहीं होगा, इससे देश को नुकसान पहुंचेगा। यहाँ आपको एक बात बता दें कि सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी कराए जाने के बाद जो भी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती थी वो सब ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के साथ साझा की जाती थी। अब हम आपको बताते हैं कैसे किया जाता था। तो आपको बता दें कि सन 1954-55 तक हमारी तीनों सेनाओं के चीफ अंग्रेज अफसर होते थे और हमारे IB चीफ एक अंग्रेजी अफसर जिसे SLO कहा जाता था उसको रिपोर्ट करते थे। ये हमारी आजादी से जुड़ा एक कड़वा सच है। मोनी बाबा का ये भी मानना था कि अगर वो बाहर आते हैं तो भारत तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र बिंदु बन जाएगा। सन 1972 में सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल के CM थे। तब उन्होंने नेताजी से जुड़ी फाइलों के कुछ पन्ने जलवा दिए थे। आखिर सरकार हमसे बार बार क्या छुपाना चाह रही है? अगर नेताजी से जुड़ी फाइलें खुली तो राजनीति के बहुत से नायक खलनायक हो जाएंगे। 17 दिसंबर 2014 को संसद में सरकार का बयान था कि इन फाइलों में दर्ज जानकारी संवेदनशील है और इन्हें सार्वजनिक करना दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों के मद्देनजर सही नहीं होगा। बताया जाता है कि नेताजी से जुड़े गुप्त दस्तावेजों में एक फाइल ऐसी भी है जिसका सिर्फ कवर ही बाकी रह गया है, पन्ने गायब हैं। इस राज से पर्दा ना 56 साल तक इस देश पर राज करने वाली सरकार उठा पाई है और ना ही 56 इंच का सीना रखने वाली सरकार। देश तो आज तक इस बात से भी अनजान है कि आखिर मुखर्जी कमीशन ने अपनी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस में क्या कहा है। नेताजी के मौत के रहस्य की तरह ही आज तक हम उस खजाने के बारे में भी नहीं जान पाए जो नेताजी को देश की जनता ने आजादी के लिए दिया था। आज की तारीख में उस खजाने की कीमत हजारों करोड़ आकी जाती है। बताया जाता है कि नेताजी की मौत के बाद उस खजाने का एक छोटा सा हिस्सा ही भारत वापस आया था। खजाने में लगभग 80 किलो सोना, गहने, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के और गिनियां थी। हिटलर का दिया हुआ
सोने का सिगरेट केस जैसे तोहफे, करोड़ों की नकदी और 2800 सोने के सिक्के भी उस खजाने में मौजूद थे। माना जाता है कि इस खजाने के बारे में पंडित नेहरू को जानकारी 1945 से ही मिलनी शुरू हो गई थी। तब उन्होंने नेताजी के परिवार वालों पर जासूसी नजर रखने के निर्देश दिए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस खजाने का पता करवाने के लिए कोई इंक्वायरी नहीं की। 1952 में जब सरकार ने यह खजाना वापस लाने की कोशिश की तो सिर्फ 11 किलो सोना ही भारत वापस आ सका, जो कि नेताजी की दूसरी चीजों के साथ राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली में रखा हुआ है। इस खजाने के लूट के बारे में नेहरू को कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन नेहरू ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेताजी के पास इतना सोना और धन कहां से आया, तो आपको बता दें कि ये सारा धन उन्हें देश की जनता ने सौंपा था। ये धन आजादी के दीवानों ने देश को आजाद कराने के लिए दिया था। एक बार तो नेताजी के जन्मदिन पर उन्हें सोने से तौला गया था। ये सारी जानकारियां सीक्रेट फाइल्स में उपलब्ध हैं। अभी हाल ही में जब गुमनामी बाबा के बक्से खोले गए तो उनमें से नेताजी के चश्मे, एक जर्मनी से मिली दूरबीन, नेताजी के परिवार के फोटो और बहुत से ऐसे दस्तावेज पाए गए हैं जो सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र के पास मिल सकते हैं। जिस दिन नेताजी से जुड़े ये राज खुलेंगे, उस दिन शायद देश का इतिहास एक नए नजरिए से लिखने की जरूरत पड़ेगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजों का पर्दाफाश होना जरूरी है। इन सब बातों के बारे में हम तभी जान पाएंगे जब सरकार के पास कैद उन फाइलों को पब्लिक किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या कोई सरकार इन दस्तावेजों को पब्लिक करने का जोखिम उठा पाएगी या ये राज हमेशा के लिए दफन कर दिए जाएंगे। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल शिवाय न्यूज और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।